नमस्कार मित्रों, मैं हूं MS भाटी और ये जो आपको बोर्ड में दिख रहा है, कुछ सुरक्षित रहने के लिए मैंने कुछ मोटो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप बच्चे हैं, हो सकता है घर से बाहर निकल रहे हैं, घर वाले मना करें तो भी आप जा रहे हैं, तो कृपया करके घर में ही रहे, ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाते रहे। जब आप घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और अपनी जो आयु है वो लंबी कर पाओगे। नहीं तो इस कोरोना के प्रभाव में आगे जितना ये डेंजर दिख रहा है, तो ये उतना ही डेंजर है जितना ये दिख रहा है, वाकई में डेंजर है। तो प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। घर में रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। हम आशा करते हैं कि आप अपने घर वालों और सरकार के जो कानून बने हैं या जो सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उनका निश्चित तौर पर पालन आवश्यक रूप से जरूर करेंगे। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय संविधान की विशेषताएं थी, अपनी दो विशेषताएं हो रही थी और तीसरी विशेषता आज शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अपना चैनल स्टडी स्पैरो पॉइंट को जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। तो पहली विशेषता अपनी हो गई थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान के बारे में बात थी और उसके बाद प्रस्तावना थी। और आज जो तीसरी विशेषता है वो अपनी है, वो है विश्व का सबसे लंबा या विशाल संविधान जो हमारा है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब उसके बाद चौथी विशेषता पढ़ेंगे, लिखित एवं निर्मित संविधान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटन एंड क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अपन स्टार्ट करें अपनी तीसरी विशेषता। और कल की विशेषताएं दो विशेषता बता दी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वापस वो समझा पाऊंगा। तीसरी विशेषता की बात करें तो वो है अपनी विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व का सबसे विशाल संविधान है हमारा संविधान। अब देखो, विशाल संविधान कैसे? हमारा संविधान USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका और इन सब देशों के संविधान की देखें और इनके आर्टिकल्स देखें, इनके भाग देखें, तो इन सब में हमारे जो आर्टिकल है या जो भाग है या जो परिशिष्ट है वो सबसे बड़े और सबसे ज्यादा भी है। जो USA की बात करते हैं तो USA के संविधान में कितने आर्टिकल है? केवल और केवल 7 आर्टिकल। अपन कनाडा की बात करते हैं तो कितने आर्टिकल है? 147 आर्टिकल है, 147। अपन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कितने आर्टिकल है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर 128 है, 128। और USA में 7, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128। और दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका, जहां पर गांधी जी गए थे और वहां पर सत्याग्रह चलाया था, वही उनकी बात करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो 153 आर्टिकल दक्षिणी अफ्रीका के। कितने हुए? USA में 7, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128, दक्षिणी अफ्रीका में 153। और अपने देश की बात करें तो मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में कितने हैं? मूल संविधान में 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल्स और 22 भाग है। पार्ट कितने हैं? 22। और परिशिष्ट पूछे तो 5 है परिशिष्ट, 5। अब देखो, अमेरिका में से भी बड़ा है हमारा, कनाडा से भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है, दक्षिण अफ्रीका से बड़ा है,
ये जो इतने मुख्य मुख्य देश है इनसे भी हमारा संविधान बड़ा है, क्योंकि हमारे आर्टिकल इतने, इनके आर्टिकल इतने। तो इनको देखते अपन को ऐसा पता चल जाता है कि एक तो हमारा संविधान कितना विशाल होगा, और इसके स्वरूप को देखने हमारा जो संविधान है वो व्यापक भी है। क्यों व्यापक है? क्यों व्यापक और विशेष तो दोनों है। व्यापक का कारण है कि इसमें संविधान के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि इस संविधान को परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, और उस संशोधन करके जो हमारे जो आज तक टोटल संशोधन हुए हुए वो 103 संशोधन हो गए, लेकिन आपकी बुक में अभी तक 101 दे रखे, नया एडिशन आएगा उसमें 103 ऐड हो जाएंगे। अब जब बात करते हैं 103 संविधान संशोधन हो गए, इसी का यही कारण है कि जो हमारा जो संविधान है वो विशाल, उसका जो स्वरूप है वो एक बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है। और एक बात ये, दूसरी बात, जो हमारा संविधान है वो संघात्मक है। कैसा है हमारा संविधान? कैसा है? संघात्मक है। संघात्मक का मतलब क्या है? अब आपने कह दिया है संघात्मक कैसे, तो संघात्मक है इसका मतलब ये है कि जो हमारे संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो बेहद व्यापक है और बहुत अच्छे और घनिष्ठ संबंध है, उनका जो वर्णन है किया गया है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो संघात्मक संविधान है। इस संविधान के अंदर हमारे राज्य और संघ मतलब केंद्र और राज्यों के संबंधों की भी बात की गई है। ठीक है, इनके जो संबंध है उनके बारे में विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से वर्णन संविधान में किया गया है, और इसीलिए इस संविधान को संघात्मक संविधान कहते हैं। ठीक है, एक व्यापक है, हमारा संविधान संघात्मक है। दूसरी बात, अगर एक और बात संघात्मक के साथ दूसरी बात करें कि हमारा संविधान में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट और मूल कर्तव्य, इनकी भी बात की गई। डीपीएसपी प्रत्येक देश के अंदर नहीं होते हैं, और अधिकांश देशों के संविधान में डीपीएसपी का प्रावधान नहीं है। डीपीएसपी का मतलब ये है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो, और फंडामेंटल राइट हमारे अन्य देशों की तुलना में कुछ अलग है, और मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के दिए गए हैं। मूल संविधान मूल अधिकार 10 मूल कर्तव्य 10 हुआ करते थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्य 11 बना दिए गए। एक बात ये देखो, पहले तो अनुच्छेदों की बात, फिर हमारा जो संविधान है वो कैसा है? संघात्मक है। संघात्मक के साथ साथ दूसरी बात करें तो हमारे जो संविधान है अन्य देशों की तुलना में हमारे संविधान में डीपीएसपी को ज्यादा महत्व दिया गया है, और अन्य देशों के संविधानों में जो इतने संविधान दे रखे हैं इसमें कुछ देशों के अंदर ये डीपीएसपी का प्रावधान ही नहीं रखा है। अब आगे इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक हमारी राजनीति की कह सकते हैं या फिर संविधान निर्माताओं की बात करें, उसके कुछ आलोचक हुआ करते थे, तो कुछ उसके तर्क वितर्क दोनों होते हैं। तो उसमें एक बात हरिविष्णु कामत करते हैं, और वो कहते हैं हमारे संविधान के बारे में, इनकी प्रशंसा करते हैं संविधान की, कहते हैं कि जो हमारा संविधान है और वो संविधान हमें गर्व करने योग्य है। कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। ऐसी बात हरिविष्णु कामत करते हैं। हरिविष्णु कामत इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो हमारा संविधान है उस पर हमें गर्व है कि ये जो संविधान है विश्व के अन्य संविधानों से भी विशाल है, बड़ा है, इसीलिए हमें गर्व है हमारे संविधान पर। ऐसी बात हरिविष्णु कामत करते हैं। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, 1 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें एक परिभाषा दे दे कि संविधान के बारे में ऐसा किसने कहा, तो ऐसा हरिविष्णु कामत ने कहा था, परिभाषा दे दे। या फिर ऐसा पूछ ले कि हरिविष्णु कामत के अनुसार संविधान के बारे में क्या विशेषताओं के बारे में क्या परिभाषा दी थी, तो आप वो कह सकते हैं कि हमें गर्व है कि हमारा संविधान विश्व के संविधानों में से सबसे विशालतम संविधान है। ऐसी बात हरिविष्णु कामत करते हैं। और 101वां संविधान संशोधन आपकी बुक में दे रखा था, तो वो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तु और सेवा कर, वस्तु व सेवा कर, वस्तु और सेवा कर के बारे में दे रखा था, जो
कब बना था? सितंबर 2016 के अंदर जीएसटी को लागू किया गया था। अब एक और संविधान अपना आ गया है, 103वां संविधान संशोधन है, और वो है EWS, मतलब जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं और वो पिछड़े हुए हैं, उनको सरकारी नौकरियों में 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था अभी वर्तमान में जोड़ा गया 2019 के अंदर, पिछले साल ही जोड़ा गया है। एक बात ये। अब एक और अगली विशेषता की बात करें, 3 विशेषताएं हो गई अपने पास, और चौथी विशेषता की बात करते हैं तो चौथी विशेषता अपनी है, वो है अपनी लिखित और निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान, इसमें जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान सभा थी, और संविधान सभा में जो लोग बैठते थे, उन्होंने इस संविधान सभा को इस जो संविधान सभा ने इस संविधान को लगभग जो तैयार किया था, वो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतने समय में इसको तैयार किया गया था, बहुत समय लगा था। अन्य देशों में इतना समय नहीं लगा था किसी भी देश के संविधान को बनाने। और हमारा जो संविधान निर्माता थे, इसके बावजूद भी इसमें ऐसी परिस्थितियों, ऐसी कुछ नियम कानून जोड़े गए जो उन बातों को बताते हैं कि जो हमारा देश है, इतने बड़े संविधान निर्माण करने के बावजूद भी उसमें उस संविधान के अंदर संशोधन करने की जो शक्ति है, वो कहता है कि देश की जो परिस्थिति है और आवश्यकता है, देश की परिस्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसमें संशोधन समय के अनुसार किया जा सकता है। ऐसी बात भी की गई है इसके अंदर। लिखित एवं निर्मित संविधान है, ठीक है। अब साहब लिखित तो है ये, और निर्मित ये, इस तरह से निर्मित के इसका निर्माण समय समय पर वापस किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी वर्तमान में संविधान संशोधन कितने हो रखे? 103, अभी बताया ही था 103 संविधान संशोधन हो रखे। और 103वां संविधान संशोधन किसके बारे में है? वो आपको पता है, EWS के बारे में, आर्थिक विकास सेशन के बारे में। जो अब एक और बात, 5वां जो अपन बात करें, 5वीं विशेषता की बात करें, तो वो विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। 5वीं विशेषता कौन सी है? तो 5वीं है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, ये 5वीं विशेषता है, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंग्लिश में भी कह सकते हैं इसको। अब इसकी क्या विशेषता है साहब? इसकी विशेषता बात करने से पहले भीमराव अम्बेडकर के जो कथन है उनके बारे में देखते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ने उनके बारे में क्या कहा? और वो कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इनका कथन ये कहते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि जो संसदीय ये शासन प्रणाली या फिर संसदनात्मक जो शासन व्यवस्था है, इसके उत्तरदायित्व का जो मूल्यांकन है वो एक निश्चित समय के बाद होता रहता है। यानी कि जो ये संसदीय शासन प्रणाली है, ये जो पूरा ढांचा है, इसका मूल्यांकन समय समय पर, बार बार समय समय पर होता रहता है। और उसमें उसके साथ साथ इसमें दिन प्रतिदिन इसमें सुधार भी किया जा सकता है, इसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। और इस प्रणाली को बदलने के लिए जो कार्यपालिका होती है, वो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। मतलब जो कार्यपालिका है, जितने भी अपन लोग चुनते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। ये बात भी यही करता है। अम्बेडकर ऐसा लिखते हैं कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है, इसमें क्या बात है कि भाई एक तो बात ये कि एक तो इसका मूल्यांकन किया गया, पूरे संविधान का मूल्यांकन किया गया। एक तो वो कैसा है? उत्तरदायित्वपूर्ण है, मूल्यांकन सही ढंग से किया गया। और फिर भी जब किसी
भविष्य में लोगों को लगे कि इसमें और मूल्यांकन की जरूरत है और इसमें संशोधन की जरूरत है, तो वो दिन दिन या प्रतिदिन कभी भी इसमें संशोधन कर सकते हैं। और वो प्रणाली किसके आधार पर कार्य करेगी, तो उसमें जो कार्यपालिका होगी वो संसदीय प्रणाली को ढांचे को उसमें बदलाव करने के लिए एक बात और स्पष्ट करती है कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। एक बात हो यहाँ एक बात, दूसरी बात करें कि जो राष्ट्रपति जो होता है उसका जो पद होता है, एक तो वो गरिमामय पद और प्रतिष्ठित पद होता है। उसके बावजूद भी जो राष्ट्रपति है वो एक संवैधानिक प्रमुख के तौर पर है और उसका जो कार्य है, वास्तविक कार्य है, वो जो हमारी कार्यपालिका है, उसका जो मंत्रिमंडल है वो करता है। राष्ट्रपति कभी उस पर वास्तविक प्रयोग शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, केवल संवैधानिक प्रमुख जरूर राष्ट्रपति को माना जाता है। तो उन्हीं से हमें पता चलता है कि जो हमारी जो प्रणाली है, ये शासन करने की प्रणाली है, वो कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है। और संसद का अगर विश्वास मत कभी समाप्त हो जाता है, यानी कि जो हमारे जो नेता लोग चुने जाते हैं, अपन उनको MP MLA बनाते हैं, MP जब वो सुनकर संसद में बैठते हैं, कभी कोई सामने विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला देता है, अगर वो बहुमत के साथ सिद्ध हो जाता है और तब जब वो पारित हो जाता है, तब उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और सभी को पद से त्याग पत्र देना पड़ता है और वो एक साथ हटे हुए माने जाते हैं, प्रधानमंत्री सहित। अब इस व्यवस्था में अपन पूरे ढांचे को देखें तो प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। इस पूरे मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है, वो करता है प्रधानमंत्री। अब तो सीधी बात है कि कार्यपालिका के अंदर हस्तक्षेप ज्यादा किसका रहता है, प्रधानमंत्री का रहता है, न कि राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का होता है और जिसको संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। वास्तविक प्रमुख हमारा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो पूरे कार्यपालिका के कार्य करता है। अब उसके बाद बात करें कि जो भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, इसके ये कि केवल केंद्र में ही है, राज्यों में भी है। जैसी व्यवस्था केंद्र में अपनाई गई है, जैसी व्यवस्था केंद्र के साथ अपनाई गई है, वैसी की वैसी व्यवस्था राज्यों में भी अपनाई गई है। तो साहब राज्यों का प्रमुख यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो राज्यों के अंदर संवैधानिक प्रमुख होगा, वो होगा राज्यपाल। और केंद्र में कौन होता था, राष्ट्रपति। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि संसदीय शासन प्रणाली है उसमें क्या व्यवस्था होती है। उसमें यही व्यवस्था होती है कि जो देश की शासन व्यवस्था होगी वो हमारी जनता के अकॉर्डिंग चलेगी, न कि किसी राजा के द्वारा। यहाँ पर जो भी चुना जाएगा वो निर्वाचन के द्वारा चुना जाएगा। और इसमें शक्तिशाली कौन होगा, केंद्र शक्तिशाली होगा, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां रहेगी और राज्यों के पास शक्तियां कम रहती हैं। अवशिष्ट शक्तियां होगी वो भी केंद्र के पास रहेगी। अगली विशेषता की बात करें तो वो है अपनी मूल अधिकारों के संबंधित है। और मूल अधिकारों की बात करता है जो हमारी 6 नंबर विशेषता, 5 हो गई, 6ठी चलो देखते हैं अगली विशेषता, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, 6 नंबर। मूल अधिकार वो कर्तव्य, फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मूल अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में। जो मूल अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे संविधान का भाग 3, एक तो ये बात कौन से भाग में बात की गई है, तो तीसरे भाग के अंदर, यानी तृतीय भाग, तीसरा पार्ट, तीसरे भाग के अंदर। और जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की बात करते हैं। और हमारा जब देश आजाद हुआ उस समय प्रत्येक व्यक्ति को 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। कितने थे, 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। यानी कि मूल संविधान के अंदर प्रत्येक भारतीय नागरिक को
7 मूल अधिकार दिए गए थे। तो वो 7 मूल अधिकार कौन कौन से दिए गए थे? तो वो 7 मूल अधिकारों की बात करें तो पहला मूल अधिकार समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला समता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है वो है जो संस्कृति होती है या शिक्षा से संबंधित अधिकार, वो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। कितने होंगे? 1 2 3 4 और 5। और 2 अधिकार और हैं, तो वो अधिकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है संपत्ति का अधिकार, एक तो है संपत्ति का अधिकार, और एक और रह गया वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 अधिकार हमारे मूल संविधान में थे, लेकिन इस अधिकार को समवाली से संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत मूल अधिकार से हटाकर 300 क के अंदर डाल दिया गया और इसको विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब से बनाया गया? समवाली से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। अब यह संविधान संशोधन किया गया तो उसको हटा दिया गया। अब हमारा मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं रहा है, और जो पहले आर्टिकल 31 हुआ करता था उसको हटा दिया है, अब 300 क में रख दिया गया। ये बात थी हमारे मूल अधिकारों के बारे में। भाग तीसरे में वर्णन है 12 से 35 तक है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, और संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनका विस्तृत, इनकी जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी जब अपन मूल अधिकार पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। अब आपको तो अभी इतना ही समझना है, ये अधिकार थे पहले, अब कितने रह गए हैं? एक हट गया। ये संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब कितने रह गए? 6 अधिकार रह गए। अब हमारे पास कितने हैं मूल अधिकार? 6 है। और जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, हमारे मूल कर्तव्य की बात करें तो 10 जोड़े गए थे, और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और उनमें तो आपको पता ही है, मूल कर्तव्यों की बात करें तो एक ये जो मूल कर्तव्य हमारी संविधान में 10 थे, लेकिन फिर इसमें और बढ़ा दिया गया, और वो बढ़ाया गया था 86वां संविधान संशोधन किया गया और एक ऐड कर दिया गया, और वर्तमान में कितने हो गए? 11 मूल अधिकार। और एक ऐड किया गया, कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, लेकिन वो पारित हुआ था 2009 के अंदर, और उसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। और ये था हमारा शिक्षा का अधिकार था, और इसको 21 क के तहत जोड़ा गया। आप ऐसा नहीं कि इसको मूल अधिकार नहीं मानोगे, ये 21 क के तहत जोड़ा गया है, तो ये मूल अधिकारों में ही शामिल होगा, शिक्षा का अधिकार। इसमें शिक्षा का अधिकार की बात करें तो इसमें एक बात ये लिखी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मतलब आगे तक जो क्लास है उसको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा उनके बच्चों को। और ये भी इस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 के को स्वतंत्रता के अधिकार में रखा गया। और अपन बात करते हैं कि अगर हमारे जो मूल अधिकार है, हमें जो दिए गए हैं, राइट्स दिए गए, अगर इनका हनन होता है, इनकी जो कार्यपालिका है इनका दुरुपयोग करती है, तो अपन इनको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय में उनकी चुनौती भी
दे सकते हैं। अगली बात करें, अगले अधिकारों की बात करते हैं, तो वो है अपना 7वां पॉइंट, वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अपन ने बात की, मूल अधिकारों के बारे में बात की, मूल कर्तव्यों के बारे में बात कर ली, और हमारे जो संविधान है वो विशाल संविधान है उसके बारे में बात हो गई, और जो संसदीय प्रणाली है उसके बारे में बात हो गई। और अब अपन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में बात करते हैं। 7वीं विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको शॉर्टकट में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब जो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहां से लिए गए? ये जो भारत ने लिए हैं, किस देश के संविधान को देखकर लिए? तो वो थे आयरलैंड। आयरलैंड से प्रभावित है और आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड ने कहां से लिए थे? स्पेन से लिए थे। तो कभी डायरेक्ट बात करें तो स्पेन से भी प्रभावित है अपन कहीं न कहीं। और डीपीएसपी का वर्णन है, उसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विचार के लिए। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये जो विचार हैं, जो नई नई सरकारें बनती हैं भारत के अंदर, जैसे कोई नई सरकार आएगी, उनके समक्ष उस पथ प्रदर्शक की भूमिका रखेंगे, और उस भूमिका को वो राज्य लागू करे या ना लागू करे वो उस पर निर्भर करता है। ये उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। ये जो योजना है केवल कल्याणकारी राज्यों के लिए लागू की जा सकती है, और आवश्यकता के कारण किसी भी सरकार द्वारा इसकी जो अपेक्षा भी संभव नहीं की सकती, वो अपेक्षा नहीं कर सकते। कोई भी सरकार इसको मना नहीं कर सकती है, लागू भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, सरकार पर निर्भर करता है। दूसरी बात है समाजवादी राज्य। यह 8वीं विशेषता समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। और इसमें यह बताया गया कि भारत में जो समाजवादी राज्य है, पहले मूल रूप से इसको घोषित नहीं कर रखा था, उसको बाद में घोषित किया गया, और प्रस्तावना में भी ये शब्द बाद में जोड़ा गया और मूल रूप से नहीं था। और ये हमारी जो पूरी राज्य व्यवस्था उसको एक नई दिशा की ओर जोड़ने का आग्रह करती हैं और उसकी ओर ले जाती हैं। और जो ये 9th विशेषता है, ये है वयस्क मताधिकार। हमारे मूल संविधान के अंतर्गत पहले 18 वर्ष नहीं दे रखी थी मताधिकार की आयु, उसको जोड़ा गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। और पहले जो ये आयु थी ये थी 21 वर्ष, और वर्तमान में आयु है 18 वर्ष। ये 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। और जो 10वीं है पंथ निरपेक्षता, जो अपन आर्टिकल 25 में दे रखी है कि भाई ये भारत देश है अपना, ये किसी धर्म विशेष के मामले में किसी हस्तक्षेप नहीं करेगा, और न ही किसी धर्म विशेष को कुछ ज्यादा मान्यता देगा और न ही किसी धर्म विशेष को कम मान्यता देगा। सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी को एक जैसी मान्यता दी जाएगी, और सभी को समान रूप से तवज्जो भी मिलेगा इस भारत के अंदर। और इसी संबंध में जो हमारे वेंकटरमन जी है, उन्होंने कहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है न ही अधार्मिक है, न धर्म विरोधी है, बल्कि धार्मिक कार्यों एवं सिद्धांतों से सर्वथा पृथक है। धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म सुनने और उनका पालन करने का भी अधिकार होगा। ऐसी बात वेंकटरमन जी कहते हैं कि जो हमारा देश है ये किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देगा, लेकिन उनके सिद्धांतों, उनके नियमों कानूनों का जरूर पालन करेगा, जितने भी धर्म यहाँ पर अपनाए गए हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी धर्म हो। तो ये हमारी 10 विशेषताएं थी। 10 विशेषता रही है, तो एक वीडियो पूरी करने की कोशिश करूंगा, और आज इतना ही। और एक बात याद आ रही कि जो अपन ने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार पढ़े थे, उसमें एक M.L. सांगला की एक परिभाषा थी। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने का कार्य सौंपकर भारतीय संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिस पर कोई भी सभ्य देश है वो हमेशा उस पर गर्व करेगा। ये बात M.L. सांगला साहब कहते हैं।
जो हमारे मूल कर्तव्य है उनके बारे में और जो मूल अधिकार है उनके बारे में कहते हैं। धन्यवाद। अब आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल स्पेरा स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें।